हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 29 नवंबर 2020 को, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था। तो ये विश्व इतिहास से प्रश्न लिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पादरी। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी कब? 1789। इसके पहले फ्रांसीसी समाज कानूनी तौर पर 3 भागों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में कौन थे? क्लर्जी थे, यानी कि पादरी लोग थे। दूसरे स्टेट में थे कुलीन लोग, जिसे नोबिलिटी बोलते हैं, कुलीन वर्ग। और इन दोनों वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त थे और इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। तृतीय स्टेट में देश की बाकी लगभग 98% जनता आती थी तृतीय स्टेट में, जिसमें बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर और मजदूर शामिल थे। सारा टैक्स इसी तृतीय स्टेट को देना पड़ता था। तो तृतीय स्टेट में कृषक, मजदूर, वकील सभी थे, लेकिन पादरी नहीं था, क्योंकि पादरी पहले स्टेट में था। इसके साथ एक और फैक्ट याद रख सकते हैं कि क्रांति के समय फ्रांस का जो राजा था वो था लुई 16वां, जो बुर्बो राजवंश का राजा था। बोरबोन ये बोल सकते हैं, बोरबोन राजवंश का ये राजा था। इसमें जो नारा दिया गया था वो था स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, बंधुत्व। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी लिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक 8 मार्च को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1900 के दशक की शुरुआत में श्रम आंदोलनों से हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधिकारिक तौर पर इसे 1975 में मान्यता दी थी। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। इसके साथ ये एक फैक्ट याद रख सकते हैं, ये सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बाकी आप 6 अप्रैल का देखिए, यहाँ पे विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। उसके बाद 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। नेक्स्ट है, नौजवान भारत की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भगत सिंह ने। मार्च 1926 में भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी 1926 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये युवाओं, किसानों और मजदूरों को इकट्ठा करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश में क्रांति की अलख जगाना और एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी भारत का निर्माण करना था। छबीलदास और यशपाल भी इस के सक्रिय सदस्य थे, यानी नौजवान भारत के वो सक्रिय सदस्य थे। इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखना है कि HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर इस HRA का नाम बदलकर HSRA किया था। फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया है हरदयाल सिंह, तो इन्होंने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास, इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुनना है हमें। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के पदों का एक निश्चित प्रोटोकॉल क्रम होता है। इसके अनुसार सबसे शीर्ष पर राष्ट्रपति होते हैं और दिए गए विकल्प में हमारा सही क्रम इस प्रकार होगा कि राष्ट्रपति होगा पहले, प्रथम नागरिक होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद सभी राज्यों के संबंधित राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री। इसमें 5, ये अगर ये 5 नंबर पे है तो 5A में होता है उप प्रधानमंत्री। यदि उप प्रधानमंत्री उस समय हो, फिलहाल में तो उप प्रधानमंत्री नहीं है, होता तो ये भूतपूर्व राष्ट्रपति के जस्ट बाद होता। 6ठे नंबर पे क्या है? 6ठे नंबर पे आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। ये दोनों क्रम संख्या 6 पर आते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में 7वें क्रम पर आते हैं। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काइटिन। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। यह उन्हें मजबूती और सुरक्षा प्रदान करती है।
सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज हरे पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से इसी की बनी होती है। उसके बाद है एक एक्स्ट्रा फैक्ट, जिसे कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं माइकोलॉजी, MYCOLOGY, माइकोलॉजी। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का। यहाँ पे एक वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। उसके बाद अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है और सबसे कम अंडमान निकोबार का है। दिल्ली का सबसे ज़्यादा है केंद्र शासित प्रदेश में, और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार का सबसे कम है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। जबकि न्यूनतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नवपाषाण। नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि मानव ने पत्थरों के अत्यधिक तीखे, घिसे हुए और पॉलिशदार उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जैसे कि पॉलिशदार कुल्हाड़ी। इससे संबंधित और याद रख सकते हैं कि नवपाषाण काल की अन्य खोजों में थी कृषि की शुरुआत, पशुपालन का व्यवस्थित रूप, पहिए का आविष्कार और स्थायी बस्तियों का निर्माण। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल है वो याद रखिए, मेहरगढ़ एक है, मेहरगढ़, ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, उसके बाद बुर्जहोम है, ये कहाँ है? कश्मीर में, कश्मीर। यहाँ पे क्या मिला है? गर्त आवास यानी गड्ढा घर, यहाँ पे लोग गड्ढे बनाकर रहते थे, और पालतू कुत्ते को माली के साथ दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। उसके बाद बिहार का है चिरांत, जो कि सारण में है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ से हड्डियों के उपकरण मिले हैं, ये याद रखना है। ये कहाँ से है? बिहार से। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या वहाँ की विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन यह संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए, 60 नहीं। तो ये 60 जो दिया है ये गलत है। तो ये क्या, कहाँ से कहाँ तक है? 40 से लेकर के उसके 1/3 वहाँ के जो MLAs हैं टोटल, उसके 1/3 का होना चाहिए। यहाँ पे एक और फैक्ट याद रखना है कि द्विसदनीय राज्य कहाँ कहाँ पे है? तो वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों में है विधान परिषद है। कहाँ कहाँ? पहला है यूपी और बिहार। आप ऐसे इसको पेयर में याद रख सकते हैं, जोड़ा बनाकर, ये दोनों आपस में पड़ोसी राज्य हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र और कर्नाटक। उसके बाद एक और है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। नेक्स्ट है शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो देखिए पुरंदर दुर्ग पर विजय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1646 ईस्वी। इसके अलावा 1665 में पुरंदर की प्रसिद्ध संधि भी हुई थी। खैर उसके आगे बढ़ते हैं। सूरत की पहली लूटमार कब हुई थी? तो ये हुई थी 1664 ईस्वी में। दूसरी बार हुई थी 1670 ईस्वी में। उसके बाद राज्याभिषेक ये हुआ था 1674 ईस्वी में रायगढ़ किले के गंगा भट्ट द्वारा। रायगढ़ किले में हुआ था गंगा भट्ट द्वारा। उसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण कब हुआ था? तो ये 1676 से 78 ईस्वी। यह शिवाजी महाराज का अंतिम बड़ा अभियान था। तो हमारा कालानुक्रम क्या होगा? 4, 2, 1, 3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जेरी मंडरिंग। इसको इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे, जेरी मैंडरिंग। तो देखिए जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन और आरंभक यानी इनिशिएटिव, ये तीनों प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख उपकरण हैं जो वर्तमान में स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दिखने को मिलते हैं।
जबकि जैरीमैंडरिंग का लोकतंत्र के साधनों से कोई संबंध नहीं है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनावी जिलों की सीमाओं में राजनीतिक लाभ के लिए की जाने वाली हेरफेर या अनुचित बदलाव की प्रक्रिया को कहा जाता है जैरीमैंडरिंग। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण में कौन कौन है? जनमत संग्रह है, किसी कानून पर जनता की सीधी राय लेना को जनमत संग्रह कहते हैं। उसके बाद प्रत्यावर्तन है, प्रत्यावर्तन का मतलब रिकॉल करना, वापस बुलाना। तो निर्वाचित प्रतिनिधि को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले जनता द्वारा पद से हटा देना है। आरंभक यानी इनिशिएटिव, ये जनता द्वारा स्वयं किसी कानून का प्रस्ताव तैयार कर विधायिका के पास भेजना है। नेक्स्ट हमारा, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग जैसे कि कौन कौन से राज्य होंगे? पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है, राजस्थान है एंड पश्चिमी वेस्टर्न हमारा यूपी है। यहाँ पे सर्दियों के दिनों में दिसंबर और जनवरी में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यह एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल चक्रवात है जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है और पछुआ पवनों के सहारे भारत में पहुँचता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसके कारण दिन रात बनते हैं, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है और हवाओं तथा समुद्री धाराओं की दिशा में विक्षेपण होता है। लेकिन ऋतु परिवर्तन पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने यानी परिक्रमण करने और पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण होता है। तो ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? तो ये होता है परिक्रमण एंड पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 23.5 डिग्री, इसके वजह से ये ऐसा होता है। बाकी पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति और दिन रात का बनना ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। घूर्णन क्या होता है? वो अपने अक्ष पे, जैसे ये पृथ्वी है तो ये अपने अक्ष पे घूम रही है, लेकिन ये अगर सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है तो ये इसके चारों तरफ घूमेगी, तो इसको हम बोलते हैं परिक्रमण। तो परिक्रमण की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। बाकी अपने अक्ष पर घूमने की वजह से पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति और दिन रात का बनना होता है। नेक्स्ट है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 और 21। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 352 के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 क्या है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इनको किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शास्त्री जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छठी अनुसूची। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यानी कि AMTM राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्त शासित जिला परिषद यानी कि ADC बोलते हैं उसे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की स्थापना का प्रावधान करती है ताकि वे अपनी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा कर सकें। यहाँ पे बाकी का देखिए, तीसरी अनुसूची, इसमें क्या होता है? तो इसमें महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञान होता है। फिर 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं के बारे में है। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल विरोधी कानून, यानी कि ये कब लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे ऐड किया गया था। नेक्स्ट है, एफ्लाविक्स का उत्पादन होता है, तो ये कहाँ होता है? तो ये कवक द्वारा होता है, बाई फंगस। एफ्लाटॉक्सिन एक विषैला और कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ है जो मुख्य रूप से एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस पैरासिटिकस नामक कवकों द्वारा उत्पन्न होता है। यह अनुचित भंडारण के कारण फसलों जैसे मूंगफली, मक्का और सूखे मेवे में विकसित हो जाता है। इससे होता क्या है? तो यह विष मुख्य रूप से मानव और पशुओं के यकृत यानी लीवर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है और इसके लगातार सेवन से लीवर कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। बाकी यहाँ पे देखिए जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग, और आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन और भी बाकी चीज़ें ली गई हैं। नेक्स्ट है,
प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए थे? तो ये ऑप्शन होगा बी, रोम और कार्थेज के बीच लड़े गए थे। प्यूनिक युद्ध प्राचीन काल में रोम और कार्थेज के बीच लड़े गए थे। 3 प्रसिद्ध युद्धों की एक श्रृंखला थी। इसमें 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक यह युद्ध चला था, 3 श्रृंखला में। इस युद्ध में अंततः रोम की विजय हुई थी और कार्थेज पूरी तरह नष्ट हो गया था। नेक्स्ट है आनुवंशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ये है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम नहीं है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है। सामान्य पुरुष में 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 जोड़ी होते हैं। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में पुरुष में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे उनकी आनुवंशिक स्थिति XXY हो जाती है और कुल क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। ऐसे पुरुष आंशिक रूप से स्त्रियों जैसे लक्षण वाले और बांझ होते हैं। बाकी टर्नर सिंड्रोम किसको बोलते हैं? तो इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, जिसमें कुल क्रोमोसोम 45 रह जाते हैं और यह केवल स्त्रियों में होता है, टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम। इसमें 21वीं जोड़ी के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी यानी एक अतिरिक्त क्रोमोसोम हो जाती है। इसमें भी कुल 47 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसे मंगोलिज्म या मानसिक मंदता कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा 19 का डी, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो देखिए, राज्य मानवाधिकार का आयोग जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री नहीं होता, बल्कि उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई अन्य न्यायाधीश होता है। मुख्यमंत्री इस अध्यक्ष को चुनने वाली चयन समिति का प्रमुख होता है। बाकी देखिए, अंतर्राज्य परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य ये मुख्यमंत्री इसका सदस्य होता है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष ये मुख्यमंत्री होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अपविशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है? तो अपविशिक वायस का मतलब है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र यानी डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई के बारे में बताना है हमें। तो ये क्या होता है? ये बढ़ती जाती है। जब पीएन संधि डायोड को रिवर्स बायस यानी कि पश्च अभिनत में जोड़ा जाता है, यानी पी प्रकार को बैटरी के ऋण सिरे से और एन प्रकार को धन सिरे से, यानी पी को नेगेटिव चार्ज और एन को पॉजिटिव चार्ज से जोड़ा जाता है, तो बहुसंख्यक वाहक यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है जंक्शन से दूर खींचे जाते हैं। इसके कारण अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ जाती है और धारा का प्रवाह रुक जाता है। फॉरवर्ड ब्यास में क्या होता है? यदि डायोड फॉरवर्ड ब्यास में हो तो अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घटती है और आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कभी कभी पूछ देता है कि डायोड का कार्य क्या है? तो डायोड मुख्य रूप से धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। इसका उपयोग रेक्टिफायर यानी एसी को डीसी में बदलने के रूप में होता है। नेक्स्ट है जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया रॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, करेंसी के लेन देन पर। फॉरेन एक्सचेंज खास करके नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टॉबिन ने 1970 के दशक में करेंसी के शॉर्ट टर्म लेन देन यानी विदेशी मुद्रा विनिमय पर एक टैक्स लगाने का सुझाव दिया था, ताकि अल्पकालिक मुद्रा सट्टेबाजी को रोका जा सके और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में स्थिरता लाई जा सके। इसे ही टॉबिन टैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो ये था ऑप्शन ए, अब्दुल समद। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार से संबंधित एग्जामों में। अकबर ने चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी और इसका प्रमुख सिराजी के प्रसिद्ध चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को बनाया था। अकबर ने अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी, सीरी कलम। इसके साथ कुछ और फैक्ट याद रखना है कि दसवंत और बसावन ये दोनों भी अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। दसवंत और बसावन ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ये अकबर के दरबार में थे। फिर चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। जहांगीर के समय कौन कौन से थे? तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन ये थे अकबर के समय। अकबर और एक था उस्ताद मंसूर और अबुल हसन ये था जहांगीर के समय। नेक्स्ट है कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? इसका ऑप्शन होगा डी, उत्तरी पूर्व राज्य प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। काटो और जलाओ कृषि को भारत में आमतौर पर झूम खेती कहा जाता है।
यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है, जहाँ जंगलों को काटकर जलाकर साफ किया जाता है, फिर उस पर खेती की जाती है। पश्चिमी घाट प्रदेश में इस प्रकार की खेती को कुमारी कहते हैं, कुमारी। बस्तर और अंडमान वाले जो एरिया है वहाँ पे इस तरीके की खेती को दीपा कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नाम में आपको याद रखना है कि मेक्सिको में इसे मिल्पा और ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोकिंग कोयला। लोहा और इस्पात उद्योग में लोहे को पिघलाने और ब्लास्ट फर्नेस यानी कि झोंका भट्टी में कार्बन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल की आवश्यकता होती है। भारत के पास लौह अयस्क को तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयले की कमी है, इसलिए भारत इसे मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन होगा डी, वस्तुओं और सेवाओं पर कर यानी कि जीएसटी। तो जीएसटी डायरेक्ट टैक्स नहीं है। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो सीधे उस व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है जो इसे चुकाता है, जैसे कि इनकम टैक्स, फिर प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर बोलते हैं उसे, फिर कॉरपोरेट टैक्स यानी कि निगम कर, और व्यवसाय कर यानी कि बिजनेस टैक्स। जबकि वस्तुओं और सेवाओं पर कर एक अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि यह अंततः उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर चुकाया जाता है। जीएसटी से संबंधित कुछ फैक्ट याद रखने हैं कि यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था। जीएसटी को लागू करने की सिफारिश किसने की थी? तो ये विजय केलकर समिति ने की थी। यहाँ पे मैंने फैक्ट्स लिख दिए हैं। नेक्स्ट है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है किस अनुच्छेद में? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 और 30 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 29 में क्या है? तो इसमें है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखना। अनुच्छेद 30 में क्या है? तो इसमें है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। कौन कौन से? 15, 16, 19 और 29 और 30 ये सिर्फ इंडियंस को प्राप्त हैं, भारतीयों को, विदेशियों को नहीं है। अनुच्छेद 31 में है, इससे पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर अब अनुच्छेद 301 के तहत कर दिया गया है। तो ये भी एक फैक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले 1792 में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया था, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर सुचारू रूप से लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो, जो कि मद्रास का गवर्नर था, को दिया जाता है। इसे सीधे किसानों, रैयत मतलब किसान होता है, से लगान वसूली का समझौता किया गया था और जमींदारों की मध्यस्थता खत्म कर दी गई थी। कभी कभी पूछ देता है इसके क्षेत्र के बारे में कि यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूभाग पर, कौन कौन से? मद्रास, उसके बाद था बम्बई और असम के कुछ हिस्सों में लागू थी। इससे संबंधित एक और प्रश्न आता है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था और हॉल्ट मैकेंजी ने, इसमें हॉल्ट मैकेंजी नहीं दिया है, हॉल्ट मैकेंजी ने उत्तर भारत और पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो 3 चीज़ याद रखना है, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त और हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर। गर्मियों के मौसम में खासकर अप्रैल और मई में तीव्र गर्म हवाओं और आर्द्रता से मिलने से भयंकर तूफान के साथ जो बारिश होती है उसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में काल बैसाखी कहा जाता है। वैशाख के महीने में आने वाली तबाही के कारण इसका यह नाम पड़ा है। उसके बाद है एक चेरी ब्लॉसम, तो यह कॉफ़ी वर्षा भी इसे बोलते हैं। यह कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा है जो कॉफ़ी के फूलों के खिलने के लिए बहुत अच्छी होती है। एक होती है आम्र वर्षा, मैंगो शावर। यह केरल और तटीय कर्नाटक में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा जो आम को जल्दी पकाने में मदद करती है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेहों और विवादों की जांच और अंतिम निर्णय केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा।
तो राष्ट्रपति का चुनाव कराता कौन है? तो ये भारत का निर्वाचन आयोग कराता है अनुच्छेद 324 के अनुसार। नेक्स्ट है, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाकर गैस जिसका रिसाव हुआ था, विषाक्त गैस, विषाक्त होगा यहाँ पे, विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था ये कौन सा था? तो ये था मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। 2 से 3 सितंबर 1984 की रात को भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसमें स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री से अत्यंत जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इसका जो फॉर्मूला है कभी कभी पूछ देता है CH3NCO, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई थी। इसे इतिहास की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता है। उसके बाद ऑपरेशन फेथ, इस दुर्घटना के बाद बची हुई जहरीली गैस को निष्क्रिय करने के लिए सरकार द्वारा चलाया गया एक सैन्य या वैज्ञानिक अभियान कह सकते हैं, चलाया गया था। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी एशिया की वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1989 में एक वृद्धि त्रिकोण यानी कि ग्रोथ ट्रायंगल की अवधारणा विकसित की गई थी, जिसे सिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल कहा जाता है। इसमें सिजोरी, यहाँ पे एसआई जो है ये इसका मतलब है सिंगापुर, JO से जोहोर जो कि मलेशिया में है, और RI से रियाओ जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप समूह है। ये तीनों ने मिलकर एक वृद्धि त्रिकोण बनाया था। नेक्स्ट है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। उनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। वे राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट है, निम्न में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इट्रियम। हाइड्रोजन के मुख्य रूप से 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? मैं यहाँ पे लिखता हूँ उनका नाम। तो पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रिटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये सबसे कॉमन है। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, और ट्रिटियम जो है ये रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव होता है। जबकि इट्रियम जो है हमारा आवर्त सारणी का एक अलग रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 39 है। तो ये तीनों इसके समस्थानिक है, ये नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के भरण पोषण और कम खर्च में सेना बनाए रखने के लिए एक सख्त बाजार नियंत्रण एवं मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। उसने अनाज, कपड़ों और मवेशी तक के दाम निश्चित कर दिए थे। इससे संबंधित कुछ फैक्ट आपको याद रखना है कि विभाग और अधिकारी में बाजार विभाग को दीवाने रियासत कहा जाता था, और बाजार के अधीक्षक यानी इंस्पेक्टर को शाहना ए मंडी कहा जाता था, और गुप्तचरों को बरीद या मुन्हियान कहते थे। इसके संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक से। आप देख लीजिए कि इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी और कृषि विकास के लिए दीवाने को ही विभाग की स्थापना की थी। उसके बाद अलाउद्दीन की अन्य उपाधि क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी की अन्य उपाधि थी सिकंदर सानी, जिसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो ये थे राणा उदय सिंह। जब 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर घेरा डाला तो उस समय मेवाड़ के महाराजा राणा उदय सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे, वे किले की जिम्मेदारी अपने प्रसिद्ध सेनापति जयमल और फत्ता यानी फतेह सिंह को सौंपकर अरावली की पहाड़ियों में चले गए थे। इस युद्ध में जयमल और फत्ता वीरता से लड़े हुए मारे गए थे। नेक्स्ट है, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किस कारण उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेरियम। आतिशबाजी या पटाखों को जलाते समय विभिन्न रसायनों के कारण अलग अलग रंग निकलते हैं। बेरियम के लवण जैसे कि बेरियम क्लोराइड के कारण पटाखों में हरा रंग दिखाई देता है। लाल रंग क्रिम्सन रेड किसके वजह से दिखाई देता है? तो ये स्ट्रोंशियम के कारण दिखाई देता है। पीला रंग किसके वजह से दिखाई देता है? तो ये सोडियम के कारण दिखाई देता है। और नीला रंग कॉपर क्लोराइड के कारण दिखाई देता है। और चमकीला सफ़ेद मैग्नीशियम के कारण दिखाई देता है। तो स्ट्रोंशियम का लिख लीजिए यहाँ पे लाल, सोडियम का हो गया पीला, कॉपर का हो गया नीला, मैग्नीशियम का हो जाएगा चमकीला सफ़ेद, और बेरियम का क्या है? हरा। नेक्स्ट है, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राम सुभग सिंह।
आधिकारिक तौर पर लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता राम सुभग सिंह बने थे वर्ष 1969 में, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसके बाद 1977 में पहली बार विपक्ष के नेता के पद को वैधानिक मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोलिसिस। श्वसन के पहले चरण में कोशिका द्रव के अंदर ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन वाला अणु है, का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और पायरुविक अम्ल यानी कि 3 कार्बन वाले अणु में 3 कार्बन वाला 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है मेघालय में, ऑप्शन बी। इन पहाड़ियों का नाम यहाँ निवास करने वाले स्थानीय जनजातियाँ जो हैं गारो, खासी और जयंतियों के नाम पर रखा गया है। इससे संबंधित एक और चीज़ याद रखना है कि जो खासी पहाड़ी के दक्षिण में मासिन राम और चेरापूंजी स्थित है, इन पहाड़ियों की कीपाकार बनावट के कारण यहाँ दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है और ये दुनिया का सबसे गीला स्थान है। नेक्स्ट है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टेनिस यानी कि लॉन टेनिस। डेविस कप पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, टीम प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1900 ईस्वी में ड्वाइट डेविस के द्वारा की गई थी। इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। कुछ और फैक्ट याद रख लेने हैं। बैडमिंटन में क्या होता है? थॉमस कप और उबेर कप होता है। थॉमस और उबेर, ये बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद है टेबल टेनिस, इसमें होता है स्वेथलिंग कप, और ये पुरुषों के लिए है, मेल्स के लिए है। महिलाओं के लिए होता है कार्बी लॉन कप। ये टेबल है ना कि टेबल टेनिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जलयान निर्माण उद्योग और उसकी अवस्थिति के बारे में हमें मिलान करना है। तो देखिए, जो गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड है GRSC, ये कोलकाता में है, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये वास्को डी गामा गोवा में है, ये भी सही है। उसके बाद है मझगांव डॉक लिमिटेड, ये गोवा में है, तो ये गलत है। मझगांव गोवा में नहीं बल्कि मुंबई महाराष्ट्र में है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये है विशाखापट्टनम में, तो ये बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन को हो जाएगा सी, सुमेलित नहीं है, हमें बताना था। नेक्स्ट है राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है कितने समय के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन 6 माह के लिए। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि कोई साधारण विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसे अधिकतम 6 महीने तक रोक सकती है। यदि 6 महीने के भीतर कोई निर्णय नहीं होता तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकती है। इसके साथ एक और फैक्ट याद रखना है कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अनुसार इसके मामले में राज्यसभा के पास बहुत कम शक्तियाँ हैं, वो इसे केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है धन विधेयक के लिए। और संयुक्त बैठक कब होता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है और इसे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं प्रविलंबन यानी कि रिप्राइव। संविधान का अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसमें अलग अलग शब्दावलियों का विशिष्ट अर्थ होता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो क्षमा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्डन। तो दंड और दोष सिद्धि दोनों को पूरी तरीके से समाप्त कर देना। अपराधी ऐसे हो जाता है जैसे उसने कोई अपराध ही किया ना हो। उसके बाद है लघुकरण तो इसमें नहीं दिया है, कम्यूटेशन बोलते हैं उसे। यहाँ पे दिया है परिहार। तो परिहार दंड की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि को कम करना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना को परिहार बोलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो भाषाई आधार पर किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके लिए 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भाषाई आधार पर पुनर्गठित किए गए थे। पहला भाषाई राज्य कौन था? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था, जो तेलुगु भाषियों के लिए मद्रास प्रांत में अलग करके बनाया गया था। इसके लिए पोट्टू श्रीरामुलु ने
56 दिनों तक आमरण अनशन किया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है। देखिए हमारा पहला दिया है राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, तो ये बिल्कुल सही है। 1821 में इसकी शुरुआत की थी। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश की शुरुआत की थी 1858 में। बंगाली साप्ताहिक ये था ये। नील आंदोलन के समय इसका किसानों को समर्थन भी मिला था। मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका, तो मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने 1868 में अमृत बाजार पत्रिका शुरू की थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी अखबार में बदल गई थी। ये फैक्ट एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। उसके बाद एनी बेसेंट ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये हमारा गलत है। एनी बेसेंट ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और इसी नाम से एक समाचार पत्र भी उनसे और उनकी संस्था से जुड़ा हुआ है। एनी बेसेंट के प्रसिद्ध समाचार पत्र कौन थे, तो ये थे, एक था न्यू इंडिया और एक था कॉमनवेल्थ, ये दो थे एनी बेसेंट से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 46 का ए, विलियम वार्ड। देखिए पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। तो पैथिक लॉरेंस जो था ये भारत सचिव और इस मिशन का अध्यक्ष था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन था, तो ये बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था। और एवी अलेक्जेंडर कौन था, तो नौसेना का प्रथम लॉर्ड था। तो यहाँ पे जो विलियम वार्ड है यह इससे संबंधित नहीं था। नेक्स्ट है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा 57 का ऑप्शन ए, प्लासेंटा यानी अपरा। गर्भाशय में विकास कर रहे भ्रूण और माता के गर्भाशय की दीवार के बीच संवहनी संपर्क स्थापित करने वाली विशेष संरचना को प्लासेंटा कहते हैं। इसके माध्यम से ही भ्रूण को माता के रक्त से पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त होती है और भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि CO2 बाहर निकलते हैं इसी अपरा यानी प्लेसेंटा से। नेक्स्ट है, मिनमाता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, मरकरी यानी पारा की वजह से। मिनमाता रोग पारे के प्रदूषण से होने वाली एक न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका विकार है। यह बीमारी सबसे पहले 1956 में जापान की मिनमाता खाड़ी में पारे से दूषित मछलियों को खाने के कारण फैली थी, इसलिए इसका नाम मिनमाता रोग पड़ा था। और इसमें याद रख सकते हैं कैडमियम के लिए CD इसका होता है कैडमियम। ये कैडमियम इटाई रोग जो होता है कैडमियम की वजह से होता है, इटाई रोग। उसके बाद है एक यहाँ पे आर्सेनिक की वजह से प्रश्न पूछ देता है, तो इसके वजह से होता है ब्लैक फुट रोग। और एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, यह पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण नवजात शिशुओं में यह समस्या होती है। नेक्स्ट है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। तो यह फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम है। इसके अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E का जो मान है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, जिसे गणितीय रूप में E = -del∅del t या -d∅dt भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लेंज का नियम दिया है, तो लेंज का नियम क्या है, तो सूत्र में लगा ऋणात्मक चिन्ह जो है ये नेगेटिव वाला, ये दर्शाता है जिसके अनुसार प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है, और यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या क्या है, तो कुल होगा ऑप्शन सी 9। भारत में कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगते हैं। पश्चिमी तट पर 5 है, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके नीचे है गोवा, कर्नाटक और केरल। उसके बाद है पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर उड़ीसा और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल। तो टोटल कितने हो गए, 9। इससे संबंधित एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि सबसे लंबी तटरेखा किसके पास है, तो भारत में सबसे लंबी समुद्र तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। नेक्स्ट है, पातशाहनामा का रचयिता कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल हमीद लाहौरी। पातशाहनामा या बादशाहनामा मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल का एक आधिकारिक इतिहास है। इसके लेखक शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है, तो ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन
बी ताप्ती या तापी। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये ऊबड़ खाबड़ और कठोर चट्टानी रास्तों से होकर बहती हैं, जिसके कारण वे अपने मुहानों पर गाद या अवसाद जमा नहीं कर पाती। इसलिए यह नदियाँ डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बनाया गया पहला प्रमुख बांध है। यह चंबल नदी घाटी परियोजना का एक हिस्सा है। चंबल परियोजना के अन्य बांधों को याद रखिए, राणा प्रताप सागर बांध जो कि राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ में। एक है जवाहर सागर बांध जो कि कोटा में है, राजस्थान में ही। एक कोटा बैराज है जो कि कोटा में ही है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश के महू के पास जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी की एक यह सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम वेबगत के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी। वेबगत सिद्धांत से जुड़ा हुआ लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से 1856 तक था, ने ब्रिटिश सरकार का विस्तार करने के लिए वेबगत सिद्धांत यानी कि हड़प नीति लागू की थी। इसके तहत यदि किसी भारतीय रियासत के राजा की बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाती थी तो उसे गोद लेने का अधिकार नहीं था और राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। इस नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन था? तो वो था सतारा। 1848 में हड़पा गया। इसके बाद कौन थे? इसके बाद था जैतपुर और संभलपुर। ये हड़पा गया था 1849 में। उसके बाद था बघाट, ये 1850 में। उसके बाद उदयपुर, ये हड़पा गया था 1852 में। उसके बाद था झांसी, इसे 1853 में युद्ध के द्वारा। और उसके बाद है नागपुर, इसे 1854 में हड़पा गया था। अवध का जो विलय हुआ था, अवध को इस नीति के तहत नहीं बल्कि कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। यह अपवाद परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। उस समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह और इसे 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर जीता गया था अवध को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए असम। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारत में ये वन मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो चूँकि यहाँ पे ये सब राज्य 200 सेंटीमीटर से कम वाले वर्षा वाले राज्य हैं, इसलिए यहाँ पे सदाबहार वन नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो 120/80 mm of Hg होता है। 120 सिस्टोलिक प्रेशर है जो हृदय के संकुचन के समय धमनियों का दबाव होता है, और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है जो हृदय के शीतलन यानी कि आराम वाले समय का दबाव होता है। नेक्स्ट है, सुंदरवन जाने जाते हैं किसके लिए? तो ये मैंग्रोव वन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्रिकेट में किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन होगा केरल। केरल नौका दौड़ राज्य के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध नौका दौड़ केरल के सबसे बड़े फसल कटाई उत्सव ओणम के दौरान आयोजित किया जा सकता है, और नेहरू ट्रॉफी इसी से संबंधित है, ये ध्यान रखना है, नेहरू ट्रॉफी। नेक्स्ट है, यदि R1 और R2 क्रमशः 400 वाट 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो हमें R1 और R2 के बीच का संबंध बताना है। तो देखिए, विद्युत शक्ति जो P है उसका फॉर्मूला क्या होता है? V²/R, जहाँ पे V क्या है? वोल्टता है। ये क्या है हमारा प्रश्न में? ये बोला है कि ये समान है। यहाँ पे देखिए समान वोल्टता पर कार्य करना है। और प्रतिरोध क्या है हमारा यहाँ पे? R। इस सूत्र से स्पष्ट है कि शक्ति और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले के लिए, R1 बराबर क्या होगा? V²/P। तो P क्या दिया है R1 के लिए? 400 वाट दिया है, तो इसको लिख सकते हैं V²/400। उसी तरह R2 लिखेंगे आप, तो क्या होगा? ये V²/P यानी कि V²/R2 के लिए हमारा कितना दिया है? 200 वाट, तो हमने लिख दिया 200 वाट। अब हम क्या करेंगे? R1/R2
निकालेंगे तो ये होगा v²/400 गुने 200/v²। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो R2 बराबर मिलेगा हमें 2R1। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है। इसका आंसर होगा ऑप्शन केरल। विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में है और भारत के भीतर यह मुख्य रूप से केरल के तटीय क्षेत्र की मोनाजाइट बालू में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ एक फैक्ट याद रखना है कि भारत में यूरेनियम के सबसे प्रसिद्ध खान जादूगोड़ा जो कि झारखंड में स्थित है, जबकि थोरियम के लिए केरल का तट प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है। तो इसका आंसर का ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया। कंबोडिया भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। यह इंडो चाइना प्रायद्वीप पर स्थित है और आसियान देश का सदस्य देश है। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने 1814 से 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी और इनके प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्हें राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है तो कहाँ पे मिलता है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में अधिकांश डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन केंद्रक के बाहर जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में और पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है। इन्हें अर्धस्वायत्त अंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के प्रतापी शासक समुद्रगुप्त ने अपनी सैन्य विजयों के बाद अपनी संप्रभुता सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने इस उपलक्ष्य में अश्वमेध पराक्रम अंकित सोने के सिक्के भी जारी किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नाम बनाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती। डेल्टा नहीं बनाती है तो ताप्ती होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। परंपरा के अनुसार उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ने 57 ईसा पूर्व में शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की थी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है। पहला तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू हो गया, उसके बाद 78 ईस्वी में यानी एडी में शक संवत की शुरुआत की थी। किसने? कनिष्क ने। यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग है जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। उसके बाद आता है गुप्त संवत। ये 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरुआत की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत शुरुआत की थी, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत और उसके बाद शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। CaO क्या है? ये है कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। MgCl2 क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड है और Al2 सीधे एल्युमिनियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश गिरता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी आविष्कार इनोवेशन के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया था 1921 में। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग सोलर पैनल यानी सौर ऊर्जा वाले और डिजिटल कैमरों के सेंसर इसी प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री बने रहे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मोरारजी देसाई बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री और HD देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। और गुलजारी लाल नंदा कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। मुख्यमंत्री नहीं बने थे, यहाँ पे नहीं बने रहे थे। नेक्स्ट है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्फ का गलनांक घट जाएगा। बर्फ का एक विशेष गुण होता है कि पिघलने पर इसका आयतन घटता है,
जैसे पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ले सैतलिय के सिद्धांत के अनुसार जब बर्फ़ पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। इसी कारण दाब बढ़ने पर बर्फ़ 0 डिग्री से कम तापमान पर भी पिघलने लगती है। नेक्स्ट है, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन होना क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं प्रतिभा पलायन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी है? तो ये थी पुरुषपुर, जिसे पेशावर भी कहते हैं। कुषाण वंश के सबसे महान शासक कनिष्क की मुख्य या प्रथम राजधानी पुरुषपुर, ये आधुनिक पेशावर पाकिस्तान में है। इसके अतिरिक्त कनिष्क ने मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। इससे संबंधित एक फैक्ट है कि कनिष्क के शासनकाल में ही ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडरवल में चौथी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और इसी संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। और चरक जो है इसी के राज्य वैद्य थे कनिष्क के। ये चिकित्सा शास्त्र के महान विद्वान और चरक संहिता के लेखक भी थे, चरक। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है जिनेवा में। इसकी स्थापना 1919 में वर्साय की संधि के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। नेक्स्ट है, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो मान लेते हैं, माना कि मैं पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे पॉज करके। मान लेते हैं समबाहुभुज का जो बाह्य कोण है वो 1 डिग्री है। तो प्रश्न के हिसाब से कह रहा है कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। तो आंतरिक कोण क्या हो जाएगा हमारा? 4x हो जाएगा। बाह्य कोण यदि x है तो आंतरिक कोण 4x। अब देखिए, नियम यह है कि किसी भी बहुभुज के एक ही शीर्ष पर बने आंतरिक और बाह्य कोण का योग क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, x + 4x बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 180। ये हो जाएगा 5x बराबर 180। तो x बराबर हमें मिलेगा 36 यानी 36 डिग्री। अब एक फार्मूला होता है कि किसी भी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n का जो सूत्र होता है वो होता है 360 बट्टे में थीटा। यहाँ पे 360 बट्टे में क्या होगा? 36 होगा। यहाँ पे हम जो निकाले हैं और भाग देंगे तो हमें मिलेगा 10 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो देखिए, हम इसमें स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेन की चाल को किलोमीटर घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करते हैं। हमें दिया है कितना? 120। तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6×3 = 18, 6 दूनी 12, तो 20 बचे 100 बट्टे में 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई क्या है? x मीटर है। तो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कुल तय दूरी कितनी होगी? वो होगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो x + 800। तो ये कुल दूरी किसके बराबर हो जाएगी? तो इसका 4 और गुने समय कितना दिया है? 30 सेकेंड। तो 100/3 गुने 30, 3 दहा में 30, 1000 हो जाएगा। तो 1000 में से 800 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 200, यानी कि हमारा ट्रेन की लंबाई जो हो गई 200 हो गई। नेक्स्ट है, एक शर्ट को 1353 के बजाय 1425 रुपये में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्ति होती है। तो शर्ट की लागत मूल्य क्या है? देखिए, विक्रय मूल्य में वृद्धि कितना हो रही है? तो 1425 में से 1353 घटाएंगे तो बचेगा 72। और 72 प्रश्न के अनुसार 72 की जो वृद्धि है ये प्रतिशत में 8% के बराबर होनी चाहिए। तो 8% बराबर है किसके? 72 के। तो 1% बराबर होगा किसके? 9 के। तो 100% किसके बराबर होगा? 900 के। यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य हो जाएगा 900 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे 900 होगा, ये गलत दिया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, माना PQ तथा QS दो समानांतर PQ तथा QS दो समानांतर रेखाएं हैं। यहाँ पे QS नहीं RS होगा, सॉरी। PQ तथा RS दो समानांतर रेखाएं। यदि दोनों के बीच की लंबवत दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा A एक बिंदु है जिसकी PQ तथा RS से दूरी समान है, चित्र में जैसा दिया गया है। यदि कोण PAR हमें दिया है 120 डिग्री, तब कोण APQ हमें APQ प्लस कोण APR के बीच का संबंध बताना है। प्लस नहीं है, APR के बीच का हमें संबंध बताना है। तो देखिए, चूँकि रेखा PQ और RS समानांतर हैं, ये दोनों क्या है? समानांतर है। और बिंदु A जो है, ये दोनों से समान दूरी पर है। इसका मतलब बिंदु A दोनों रेखाओं के बीच बिल्कुल बीचों बीच स्थित होगी।
तो बिंदु ए से दोनों रेखाओं पर लंब डालने पर एकांतर कोण और ज्यामितीय समरूपता के नियमों के अनुसार समांतर रेखाओं के बीच बने कोणों का योग 180 डिग्री के रैखिक युग्म का यानी अंतः कोण के नियमों का ये पालन करेगा। PAR हमें दिया है, PAR दिया है 120 डिग्री और समांतर रेखाओं के गुणधर्म से हमें APQ यानी APQ ये हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें 30 डिग्री। कैसे, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसको क्या किया, मिला दिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये 120 है, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा 120, ये 30 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 60 डिग्री, क्योंकि ये होगा हमारा कितना 90। अब देखिए हमें क्या करना है, बता APQ और APR। APQ हमने निकाल लिया, APQ निकाल लिया हमने 60 डिग्री। अब निकालना है APR। APR कितना होगा, तो ये दोनों जब मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, तो कोण APR हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो अब इस ये कितना गुणा है, दो, आप चाहें तो सीधा भाग देते हैं। APQ बट्टे में कोण APR बराबर होगा 2/1, तो हमें मिलेगा कोण APQ बराबर कोण APR 2 गुना, तो कोण APQ 2 गुणे वो APR हमारा ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट है, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए वो कौन सी संख्या है। तो देखिए सबसे पहले तो 147 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे। 147 बराबर क्या होगा 3 गुने 49, फिर इसको लिख सकते हैं 3 गुने 7 यानी कि 3 गुने 7 का स्क्वायर। पूर्ण वर्ग संख्या बनने के लिए सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े होने चाहिए, पेयर्स होने चाहिए। 7 का तो पेयर है, 2 7 है, हमें यहाँ पे 3 का नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 से इसमें अगर गुणा कर देंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर होगा, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 गुने 7 मिलेगा, यानी कि 147 में हमें क्या करना होगा 3 से गुणा करना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा B हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 नंबर। यहाँ हमें यहाँ पे Z का मान निकालना है। तो अब देखिए ध्यान से 8/12 का अनुपात क्या होगा, ये होगा 2/4 दूनी 8 4 3 12, और 6/9 का क्या होगा 3 दूनी 6 3 के 9 2/3, यानी कि रेशियो हमें क्या करना है 2/3 बराबर रखना है। तो हम इसको देखिए, इससे 8/12 बराबर 2 4/x करेंगे तो ये 4 दूनी 12 2 6 12, x बराबर हमें क्या मिलेगा 6 मिल गया। तो हमें निकालना क्या है, Z का निकालना है, तो 6/9 बराबर 15/Z करेंगे, 3 दूनी 6 3 के 9, तो Z बराबर हो गया 45/2, यानी कि 22 दूनी 44 पूर्णांक 1/2, मेन 22 पूर्णांक 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। नेक्स्ट है, यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तब x का मान क्या होगा। तो x का 1/4 यानी कि x/4 जो है वो 6 से 5 अधिक है, यानी कि 6 + 5, तो x बराबर x/4 बराबर 11, तो x बराबर क्या हो जाएगा 44, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन B। नेक्स्ट है, यदि दो मेजों तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य दिया है 2000 रुपये, जबकि 3 मेज तथा 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य है 2500, तो 4 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। तो मेज का मान लेते हैं M, कुर्सी का मान लेते हैं K, तो 2 मेज प्लस 3 कुर्सी 2000 के बराबर है, और 3 मेज प्लस 2 कुर्सी बराबर है कितने के 2500 के बराबर। तो देखिए हमें निकालना क्या है, 4 कुर्सी का मूल्य निकालना है। तो ऐसा करते हैं हम इसमें 3 से गुणा कर देते हैं और इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6M + 9K बराबर 3 दूनी 6000, और ये हो जाएगा 6M + 4K बराबर 25 दूनी 50, 5000 हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा क्या 5K बराबर 6 में से 5 गया तो 1000, तो K बराबर हमें मिल गया 200। हम निकालना क्या है, 4 कुर्सियों का मूल्य निकालना है, तो 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर 800, ऑप्शन B। नेक्स्ट है, एक गोले, बेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है, तब उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए गोला दिया है और एक बेलन है और एक हमारे पास शंकु भी है। प्रश्न में बोल रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या क्या है इसकी r है, इसकी भी त्रिज्या क्या है r होगी। अब ऊंचाई कैसे पता चलेगी, इन दोनों की ऊंचाई तो हमें पता चल रही है, मान लेते हैं ये h है, तो प्रश्न के हिसाब से ये भी h होगा। तो गोला की भी ऊंचाई होती है, गोला की ऊंचाई क्या होगी, ये ऊंचाई होगी इसकी, तो ये r + r कितना हो जाएगा, इसका ऊंचाई h बराबर 2r होगी, और यही ऊंचाई बाकी की भी होगी, तो ये हो गया 2r, ये हो गया 2r।
अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, तीनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का क्या होता है 4πr² होगा, बेलन का क्या होगा 2πrh होता है, और शंकु का πrl होता है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4r² 2rh का मान कितना है 2r है, और अनुपात r इंटू एल हमें निकालना है। एल बराबर क्या होगा इसका, तो ये देखिए ये r है और ये h है, तो h² प्लस r², तो r² प्लस 2r का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5r। तो यहाँ पे लिखेंगे √5r। तो देखिए r² से ये r² कैंसिल हो गया, तो 4:4:√5, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है समीकरण x प्लस b बटे में a माइनस बी बराबर x माइनस बी बटे में a प्लस बी का हल, यानी x का मान हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर x माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा xa प्लस xb प्लस ba प्लस b², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो xa माइनस xb, और उसके बाद x का हो गया है, b का करना है माइनस ba प्लस b²। xa से xk कैंसिल, xb इधर आएगा तो 2xb हो जाएगा, b² से b² कैंसिल, ba इधर आएगा तो माइनस 2ba हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, तो x बराबर क्या होगा हमें x =-a, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है देखिए, माना PQR कोई त्रिभुज है और O जो है PQR के अंदर कोई बिंदु है, तब हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो त्रिभुज PQR के अंदर बिंदु है, बिंदु O है। यदि हम O को और P और Q से मिलाते हैं, P और Q से हमने मिलाते हैं, तो एक नया छोटा त्रिभुज बनेगा OPQ। ज्यामिति के सार्वभौमिक नियम के अनुसार यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो त्रिभुज OPQ में दो भुजाएं OP प्लस OQ तथा तीसरी भुजा क्या है PQ, इससे ही यह बड़ा होगा। तो OP प्लस OQ बराबर OQ ग्रेटर देन PQ होगा, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 540 रुपये हो जाएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है। तो देखिए दर हमें क्या दिया है, रेट दिया है 4%, समय दिया है 2 वर्ष, और हमारा मिश्र धन यानी कि अमाउंट दिया है 540। यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा 540.80। ठीक है, अब देखिए सूत्र क्या होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n होता है। A का मान हम रखते हैं 540.8, P हमें निकालना है गुने 1 प्लस 4/100 का होल स्क्वायर, ये हो गया 25, तो इसको लिखेंगे P इंटू 26/25 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं P गुने 676/625 540.8। तो जब P निकालेंगे 540.8 गुने 625/676, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज किया है, ये आएगा लगभग 500 रुपये, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, एक एक्स्ट्रा जीरो गलत प्रिंट हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 2, बाकी √2 और √2 का डिवाइड करेंगे तो 1/√2 आएगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। 2√2 अपरिमेय संख्या है, 2 प्लस √2। निम्नलिखित में से कौन 1 - x² ग्रेटर देन 0 के लिए x के सभी मानों को निरूपित करता है। तो 1 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 1 - x इंटू 1 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रख देते हैं। 1 - x बराबर 0 करेंगे तो हमें मिलेगा x = 1, और फिर 1 प्लस x बराबर 0 करेंगे तो हमें मिलेगा x = -1। तो -1 रख दिया, मान लेते हैं यहाँ पे 1 हो गया। अब क्या करते हैं, 1 के इधर क्या आएगा, मान लेते हैं कोई संख्या है 10 अगर इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा -9, और ये हो गया 11। तो ये लेस देन 0 आ रहा है और ये बता रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये वाला हमारा जोन जो है रीजन होगा, नहीं होगा। अब क्या करते हैं, इधर का रखते हैं, इधर कोई संख्या है -10 इसमें रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 11 इंटू -9, ये होगा एक नेगेटिव संख्या होगी -99 जो कि 0 से छोटा है, बल्कि ये बता रहा है कि 0 से बड़ा है, तो ये वाला रीजन भी नहीं होगा। तो हमारा x क्या होगा, -1 से
1 के बीच में होगा। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4, यदि उनका एलसीएम 240 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं हमारी जो दोनों संख्याएं हैं, एक है 3x और दूसरी है 4x, जहाँ पे x क्या है उनका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एलसीएम हमें इसका क्या होगा, एलसीएम बराबर होगा 12x। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया है, 240 दिया है, तो 240 के बराबर कर देते हैं, तो x कितना मिल गया हमें, 20 मिल गया। तो एलसीएम हमें HCF मिल गया 20, एलसीएम दिया है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF। पहली संख्या कितनी है 3x गुने 2x, चाहे तो आप सीधा यहीं पे लिख सकते थे, पर यहाँ पे कर दिया है तो कर लेते हैं। 240 गुने 20, तो ये 4 3 12, 12 दूनी 24, तो x स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर, तो x बराबर 20। यहाँ पे ऑलरेडी हमें x बराबर 20 मिल गया था, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। x का मान 20 रखेंगे तो ये 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 80। तो बड़ी संख्या बोला है, तो बड़ी संख्या क्या है, 80 हो जाएगी हमारा आंसर 90 का बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 7 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो पहला स्टेटमेंट 7 विषम संख्याओं का योग सम होता है, ये गलत है। उदाहरण के लिए पहली विषम संख्या हमारी क्या है, 1 है, तो 1 को 7 बार जोड़ के देख लीजिए, तो ये कितना होगा, ये होगा 7 होगा। तो 7 क्या है, एक विषम संख्या है, तो 7 विषम संख्याओं का सम विषम हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। हमें सत्य कथन ढूंढना है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, तो ये भी गलत है। अभाज्य संख्या 2 क्या है, एक सम संख्या है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, तो ये भी गलत है। देखिए 2 + 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये 5 मिलेगा। 5 क्या है, एक विषम संख्या है, तो ये भी गलत हो गया। ये कह रहा है सम है, ये भी गलत हो गया। 2 सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है, तो ये बिल्कुल सही है। 2 गुने 4 कीजिए 8 आएगा, 4 गुने 16 कीजिए 64 आएगा, तो ये हमेशा सम आएगा। ऑप्शन हो गया डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, ये प्रश्न दिया है कि 2 पासों के फेंकने पर पासा पे जो 8 अंक है, अंक ना आने की प्रायिकता पूछा है। तो देखिए 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, 36 होते हैं। ठीक है, और अंकों का योग 8 के आने का अनुकूल जो परिणाम होगा वो कौन कौन सा होगा, 2 6 होगा, 1 3 5 होगा, 1 4 4 होगा, 1 5 3 होगा और 1 6 2 होगा। तो टोटल परिणाम कितने हैं, टोटल है 5। तो 8 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/36। हमें 8 न आने की निकालना है, तो 1 - 5/36 बराबर 31/36 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अज्ञात राशि यानी कि हमें इसका मान निकालना है। तो अब देखिए 3 81 कैसे आया है, 3 का पावर यदि हम 4 करेंगे तो हमें 81 मिलेगा। उसी तरह यहाँ मान लेते हैं x है, तो x का पावर 4 करने पर क्या मिलेगा हमें, 65 81 मिलेगा। अब ऑप्शन देखिए, 8 का जब भी स्क्वायर करेंगे उसका यूनिट डिजिट 1 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे या पावर 4 करेंगे, उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 7 का भी यूनिट डिजिट 1 नहीं आएगा, तो आंसर क्या होगा हमारा 9 होगा। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, तो 9 का पावर 4 क्या होगा, 81 गुणे 81, या यूँ कहें 729 गुणे भी 9 होगा। 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 26 के 6 हासिल 2, 9 7 63 2, 6561। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। T2V, F60, H11Q और J17M में नेक्स्ट पद हमें क्या होगा ये बताना है। तो देखिए D, F, H और J मैंने पहले लिख लिया, D4, F6, H8, J10। इसमें कितने का अंतर है, 2 का, इसमें 2 का और इसमें 2 का, तो इसका अगला टर्म में 2 जुटेगा, तो J10 L12 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, L मिल गया। L इस ऑप्शन में सिर्फ B में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो बाकी निकाल के दे सकते हैं। 2 6 11 17। नेक्स्ट क्या होगा, तो ये देखिए इसमें कितना जुड़ा है, 4, इसमें जुड़ा है 5, इसमें जुड़ा है 6, तो इसमें क्या जुटेगा, 7, तो 17 7 24 हो गया। उसके बाद देखिए हमारा टर्म है V, ये VTQM, VTQM, V कितना होगा 23, T20, Q 17, M 13, इसमें घटा है -3, इसमें घटा है, सॉरी V 22 होता है, V 22 होता है, -2 -3 और ये हो गया -4। तो इसमें कितना घटेगा, -5 घटेगा, तो 13 में से 5 गया 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 होता है H का। तो हमारा यहाँ पे मिसप्रिंट था, मैंने सुधार दिया है, L24H आंसर हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट है, निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने 9 के अंक हैं जिनके पहले 5 का अंक हो तथा बाद में 3 का अंक 9 हो। ठीक है, मतलब पहले क्या चाहिए 5, उसके बाद 9, लेकिन इसके आगे 3 नहीं होना चाहिए, यानी 5 9 3 नहीं होना चाहिए। हमें 5 9 का पेयर ढूंढना है। देखिए 5 9 3 है, ये नहीं होगा। 5 9 6 है, ये हो जाएगा। फिर 5 9 नहीं है, 5 9 4 है, ये भी हो जाएगा। फिर 5 9 3 है, ये नहीं होगा। 5 9 7 है, ये हो जाएगा। 5 9 2 है, ये भी होगा। तो हमारा कितने मिला, 1 2 3 4, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 95 का बी। नेक्स्ट है, एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है तब घंटे की सुई दिशा क्या होगी। देखिए वास्तविक घड़ी में 4:30 की सुई बिल्कुल दक्षिण पर होती है और घंटे की सुई दक्षिण पूर्व के बीच होती है। इसको बना लेते हैं। तो ये हमारा घड़ी बन गया है। ये कह रहा है कि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है, ये कह रहा है कि ये वाला हिस्सा जो है वेस्ट है। तो हमें बताना है कि घंटे की जो सुई है, घंटे की सुई की दिशा क्या होगी। देखिए हमारा डायरेक्शन एक्चुअल में क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। तो वेस्ट यहाँ पे है, तो ईस्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ईस्ट वेस्ट, और इधर हो जाएगा नॉर्थ, और इधर हो जाएगा हमारा साउथ। तो ये घंटे की सुई किधर दिखाएगी, दक्षिण और पश्चिम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दक्षिण और पश्चिम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। तीसरे स्थान पर बताना है। तो देखिए स्पाइन जो है हमारा पहले स्थान पर आएगा। 4 अक्षर के बाद समाप्त होता है। SPIN, SPIN और SPIN, 4 अक्षर तो सब में सेम है। उसके बाद सबसे पहले क्या आएगा, D आएगा। D के बाद क्या आएगा, E आएगा। तो B हमारा पहले नंबर पे हो गया। उसके बाद D के बाद आता है E, तो ये हो गया हमारे दूसरे नंबर पे। E इसमें सेम है। उसके बाद T आया है, और तो ये हो गया हमारा तीसरे नंबर पे, और ये स्पिनर हो गया हमारा चौथे नंबर पे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। यदि वाराणसी का कूट इतना दिया है तो कोलकाता का कूट क्या होगा। तो देखिए वाराणसी का पहले लिखते हैं। V होगा 22, A1 R18, A1 N14, A1 S19, I9। W होगा 23, इसका लिख रहे हैं हम। C3 U21, E5 S19, G7 Z26, Q17। इसमें +1 जुटा है, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +4, इसमें +5, +6, +7, +8। तो उसी तरह कोलकाता का लिखेंगे K11 O15 L12 K11 A1 T20 A1। इसमें +1, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +4, इसमें +5, +6 और +7। तो ये हो जाएगा 12। 12 होता है L का, 15 2 17, ये हो जाएगा Q। 12 3 15 O, 11 4 15 O, 1 + 5 6 6 होता है F6, 20 और 26 Z, 1 + 7 8, तो ये होता है H का। तो LQOOFZH, तो आंसर हो जाएगा हमारा B। नेक्स्ट है, कल से एक दिन पहले शनिवार था तो अगला मंगलवार कब होगा। देखिए इसको, इस लाइन को मान लीजिए ये आज है, ठीक है। इसके एक दिन पहले और इसके एक दिन पहले, तो कल से एक दिन पहले यानी कि आज के कल और कल से एक दिन पहले क्या था, हमें शनिवार था, ठीक है। अगला मंगलवार पूछ रहा है हमें, तो शनिवार के बाद यहाँ पे क्या आएगा, रविवार आएगा। रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार, यानी सोमवार कब है, आज है। तो अगला क्या होगा, मंगलवार होगा। तो मंगलवार क्या होगा, आने वाला कल होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 99 का बी। नेक्स्ट है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि यह और हमारे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। ये औरत हमारे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। इस औरत का विजय के साथ क्या संबंध है। तो देखिए इसे ऐसे समझ लीजिए कि विजय के ससुर की पत्नी विजय की सासू माँ होगी। तो सासू माँ की इकलौती पुत्री क्या होगी, वो खुद विजय की पत्नी हो जाएगी। तो अतः उस औरत का विजय से संबंध पत्नी का है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।